बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम बायोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट करें, पहले तो आपको मुबारक हो कि आप सब प्रमोट हो गए पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 में जो है वो आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। आप पार्ट 2 के अंदर जो है उसे भी अच्छे तरीके से आप क्लियर कीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। जो फेलियर्स आपके फर्स्ट ईयर में रह गए, जो प्रॉब्लम्स जो हैं, जो जहाँ जहाँ गलती रहेगी, कोशिश कीजिए उन्हें सेकंड ईयर में क्लियर कीजिए ताकि मज़ीद प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े, क्योंकि ये लास्ट ईयर है जिसने आपके फ्यूचर को बनाना भी है और बिगाड़ना भी है। दूसरा, बायोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न ऑरली डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 का जो पेपर पैटर्न था एग्जैक्ट वैसा ही फॉलो होगा पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 में एग्जैक्ट वैसा ही है कि पहला आपका जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज बेस होगा। 17 एमसीक्यूज हैं, 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन का है। 33 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे जिसमें से आपने 22 जो थे वो सॉल्व करने होते थे। पहले में से 8, दूसरे में से 8 और तीसरे में से 6 क्वेश्चन। बिल्कुल उसके बाद आपका लॉन्ग वाला जो था वो सब्जेक्टिव पोर्शन शुरू हो जाता था, जिसमें आपने क्वेश्चन जो थे वो 5 आते थे और उन 5 में से आपने 3 क्वेश्चन करने होते थे। अब यहाँ पे एक और चीज़ गाइड करता चलूँ, पार्ट 1 में आपने 14 चैप्टर पढ़े और उन 14 चैप्टर्स में आपको पता था कि 10 क्वेश्चन आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आने। उन 10 लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी मालूम था कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग आने और कौन से चैप्टर ऐसे जिनमें से लॉन्ग नहीं आने। जैसे कि आपको पता था कि चैप्टर 3 में से लॉन्ग नहीं आना, चैप्टर 7 में से लॉन्ग नहीं आना, चैप्टर 10 में से लॉन्ग नहीं आना और चैप्टर 13 में से लॉन्ग नहीं आना। ये बोर्ड की अपनी ही स्कीम थी, पहले से गाइड किया हुआ। बिल्कुल इसी तरह अब जब हम बायोलॉजी पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 13 चैप्टर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो 10 ही आने, ए बी पार्ट बना के जो 5 आते हैं। यहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए कि किन चैप्टर में से लॉन्ग आना है, किन चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना। तो याद रखिएगा, चैप्टर जो है वो 21 उसमें से लॉन्ग नहीं आना, चैप्टर 23 उसमें से लॉन्ग नहीं आना और चैप्टर 26 इसमें से लॉन्ग नहीं आना। तो चैप्टर जो स्टार्ट होंगे सेकंड ईयर में वो 15 से स्टार्ट होंगे, 27 तक चलेंगे। 13 चैप्टर, 3 में से लॉन्ग नहीं आना जो मैंने बता दिए। बाकी रिमेनिंग जो आपके पास बच गए उनमें से क्या आएगा, लॉन्ग पोर्शन आएगा। तो इस सेंस में आपने ख्याल करना है कि जो चैप्टर मैंने आपको शॉर्ट के लिए बताया उनमें से शॉर्ट प्रिपेयर करने और जो लॉन्ग के लिए बताया उनको लॉन्ग के लिए आपने तैयार करना है। आइए जी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 15 जो कि बायोलॉजी पार्ट 2 का पहला चैप्टर है और चैप्टर है इज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। अब क्या होता है होम्योस्टेसिस, आइए जरा होम्योस्टेसिस को डिस्कस करते हैं। सो होम्यो स्टैंड्स फॉर सेम, सेम मीन जो चेंज नहीं होता। स्टेसिस का जो मीन है, उसका जो मीन बनता है वो बनता है स्टेट, सेम स्टेट। अब सेम स्टेट स्टैंड्स फॉर कंडीशन, सेम कंडीशन। अब सेम कंडीशन मीन के आप अपनी कंडीशन को क्या रखें, सेम रखें। अब कौन सी कंडीशन, अगर हम देखें तो स्टेट दो तरह से हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी। एक हो सकती है एक्सटर्नल स्टेट और एक हो सकती है इंटरनल स्टेट। देखिए जी, सराउंडिंग में आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप लाइट को फेस कर रहे हैं, इसमें आप एयर को फेस कर रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, आपको फूड जो है वो प्रॉपर रिसीव हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और साथ ही साथ आपकी बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट भी है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, केमिकल रिएक्शंस करवाए जा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करवाई जा रही है, डिफरेंट चीज़ों का मेटाबॉलिज्म करवाया जा रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एनर्जी पैदा की जा रही है, एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है, एनर्जी को कंजर्व किया जा रहा है। वो सारा कुछ आता है हमारा इंटरनल पे। अब हमारे एक्सटर्नल का और इंटरनल का आपस में एक रिलेशन होता है। डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ही किस पे कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। हमारी लाइफ ही किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर बंद कर दी जाए, ऑक्सीजन बंद कर दी जाए, फूड बंद कर दी जाए, तो आपका कभी भी ना इंटरनल मेंटेन रह सकता है ना आपकी लाइफ मेंटेन रह सकती है। तो इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों का लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जो है वो वैल्यू है। अब इंटरनल जो स्टेट है वो और एक्सटर्नल स्टेट है वो दोनों को हमने क्या करना है जी, ऑब्जर्व करना है। अगर मैं एक्सटर्नल स्टेट की बात करूं तो हमारे बस में नहीं है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए। वो हर वक्त क्या होता रहता है, चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप देखिए जी, जैसे जैसे दिन गुजरता है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है या बहुत ज़्यादा कम होता जाता है। तो सीजन्स के लिहाज से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा क्या आता है, चेंज आता है।
इसी तरह अगर हम इंदर रखें हमारे इंटरनल में, तो क्या इंटरनल में भी इतना चेंज आता है? नहीं, इंटरनल में इतना ब्रॉड चेंज नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? क्या वजह है इंटरनल अपना आप चेंज नहीं करता? इसी चीज को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप फेस कर रहे हैं और आपका बॉडी का एक अपना भी इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो जिस तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, क्या इंटरनल एनवायरनमेंट भी उसी तरह चेंज होता है? क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने का आपकी बॉडी पे कोई असर है, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई असर है? तो वही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए तो आप इजीली इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है और काफी हद तक हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसे कांस्टेंट कर सकते हैं। तो बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस में जब भी हम देखेंगे वी हैव टू डिस्कस ओनली इंटरनल एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल, वो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके ऊपर काफी हद तक अफेक्ट जो होगा वो किसका होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का होगा। सो होम्योस्टेसिस इज ऑल अबाउट टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि इंटरनल ही हम क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं एट अ कांस्टेंट कंडीशन रिगार्डलेस द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो मर्जी चेंज होता फिरे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। हमारी बॉडी का इंटरनल मेंटेन रहना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या रहे? मेंटेन रहे। तो इंटरनल को मेंटेन रखना, एक्सटर्नल में जो मर्जी चेंज होता फिरे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब यहां मैंने कहा इंटरनल को चेंज होने से बचाना। अब जब इंटरनल को जो है वो ज्यादा चेंज होने से बचाना है तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि हम उसको कांस्टेंट करने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट पोजीशन पे रखना, कांस्टेंट स्टेट पे रखना, वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पे कांस्टेंट का मीन कभी भी फिक्स नहीं लेना। फिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें चेंज आ ही नहीं सकता। इंटरनल में भी चेंज आता है। मैं तो अभी कह रहा हूं कि जी, अभी मैंने पिछली डेफिनेशन में कहा मुझे इंटरनल क्या करना है? कांस्टेंट। लेकिन अभी मैंने साथ ये भी बोल दिया कि कांस्टेंट का मतलब फिक्स नहीं है। तो बिल्कुल कांस्टेंट का मतलब फिक्स नहीं है। उस कांस्टेंट का मतलब ये है लिटिल बिट चेंज विल बी देयर, लिटिल बिट वेरिएशन विल बी देयर। अब देखिए ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है तो इंटरनल एनवायरनमेंट भी उस वजह से थोड़ी बहुत चेंज जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें बहुत बड़ा क्या आ जाए? चेंज आ जाए। तो इंटरनल भी चेंज होगा लेकिन वो बड़ी नैरो रेंज फ्लक्चुएशन होगी, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ब्रॉड चेंज नहीं होगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उस कांस्टेंट के अंदर भी नैरो रेंज फ्लक्चुएशन होगी, थोड़ी बहुत चेंज होगा। जैसे कि आप देख लीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेंपरेचर ले लीजिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेंपरेचर ऐसा भी होता है कि सर्दियों में वो 2, 3 और माइनस में भी चला जाता है और गर्मियों में वो टेंपरेचर 50 तक भी टच कर जाता है। तो देखिए जी, ब्रॉड रेंज चेंज है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी के टेंपरेचर की बात करें तो वो कितना होता है जी? 37, जो एवरेज आप कंसीडर करते हो। बड़ा बढ़ गया तो 38, बड़ा कम हो गया तो 36, इसी रेंज में रहता है 36 से 38। तो देख लीजिए नैरो रेंज चेंज है, चेंज जरूर आया। तो उस सेंस में हम कहते हैं कि जी ये फिक्स नहीं है, लेकिन चूंकि नैरो रेंज जो है वो अफेक्ट हो रहा है, नैरो रेंज चेंज आ रहा है, इस सेंस में हम कहते हैं कि जी काफी हद तक ये क्या है? कांस्टेंट है। सो लिटिल बिट फ्लक्चुएशंस आर देयर, जैसे मैंने आपको गाइड कर दिया कि थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी का सारा जो मेटाबॉलिज्म है उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। बहुत बड़ा चेंज पूरी बॉडी की लाइफ को डिस्टर्ब करके रख देगा। सो द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखिए ना, हमारा इंटरनल जो है वो अपने आप को कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। उस बैलेंस के चक्कर में उसे क्या करना पड़ता है? जैसे एक्सटर्नल में चेंज आया, लिटिल बिट इंटरनल में भी क्या आता है? चेंज आता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज आ गया तो हमारी बॉडी के भी टेंपरेचर में चेंज आता है, लेकिन बहुत नैरो रेंज। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बहुत बड़ा चेंज आ गया तो उसके मुताबिक हमारी बॉडी भी उसको बैलेंस करने के चक्कर में उसमें चेंज लाती है, लेकिन नैरो रेंज। तो बॉडी का अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसे सारा हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। यानी जनरली हमारी बॉडी क्या करना चाह रही है? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो कांस्टेंट करना चाह रही है, थोड़ा बहुत चेंज लाकर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ताकि बॉडी को मैनेज रखा जाए, उसकी सारी एक्टिविटीज को मैनेज रखा जाए। सो इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द हार्मनेस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये हमारे पास क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। और उस चक्कर में एक्सटर्नल बहुत बड़ा चेंज लाता रहेगा, लेकिन इंटरनल नैरो रेंज चेंज में रहेगा।
रखेगा ताकि बॉडी में बहुत बड़ा चेंज ना आए। अब इससे होगा क्या? होम्योस्टेसिस इज सेंट्रल रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली ये हमारी बॉडी की बड़ी सेंट्रल, बड़ी मेन पिन पॉइंट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? मैंने भी कहा अगर बहुत ज्यादा चेंज आ गया इंटरनल टेम्परेचर में, सपोज कीजिए मैं कहता हूं टेम्परेचर में भी जितना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज आया उतना इंटरनल एनवायरनमेंट में भी बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो क्या होगा? बॉडी के सारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, सारी प्रोटीन डीनेचर हो जाएंगी, सारा मेटाबॉलिज्म आपका स्टॉप हो जाएगा, यू विल अनएबल टू सर्वाइव। तो इसलिए ये हमारी बॉडी की बड़ी सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। और उससे होता क्या है? एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बैलेंस कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को, बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन कर रहा है। और इसमें उसे क्या करना होता है? इसने अडेप्टेशन करनी होती है, बाहर जो चेंज आ रहा है उसके मुताबिक अपनी बॉडी के इंटरनल चेंज को बैलेंस करना होता है ताकि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में उसे हेल्प मिल सके। क्या मतलब? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया, अब बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत चेंज लाकर डिफरेंट अडेप्टेशंस करेगी और उन अडेप्टेशंस के चक्कर में बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस अकैमुलेट होंगी ताकि लाइफ को सस्टेन रखा जाए, बरकरार रखा जाए। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया और बॉडी उसके मुताबिक अपने आप को मेंटेन ना कर पाई, सस्टेन ना कर पाई, तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं होगा, यू विल अनएबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज बिलोंग्स टू लाइफ। तो इसलिए यहां पे असल में होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस पैदा कर रही होती है, हमारी बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर रही होती है कि हम अच्छे तरीके से अडेप्टेशन कर सकें और नए एनवायरनमेंट के चेंज होने पर इंटरनल एनवायरनमेंट को उसके मुताबिक बैलेंस करके जिंदगी गुजार सकें। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स आर वाटर, सल्यूट एंड टेम्परेचर। तो बार बार जो हम बात कर रहे थे कि जी इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखना है, इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखना है, और उस पर अफेक्ट कौन कर रहा है? जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो चीजें हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं वो है जी वाटर हो गया, सल्यूट हो गया जो हमारी डाइट वगैरह के अंदर आ जाएगा, और एक्सटर्नल टेम्परेचर हो गया जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करना होता है? रिसीव करना होता है। तो इन चीजों के मुताबिक हमारी बॉडी ने अपना इंटरनल मेंटेन करना। अगर देखा जाए तो ये चीजें जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फेस करने को मिल रही हैं, हमारी बॉडी इन्हीं को लेकर इन्हीं को बॉडी के अंदर बैलेंस करने की कोशिश करती है। यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको सल्यूट और वाटर जो है वो बड़ा आसानी से मिल रहा है, तो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी इन्हीं को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें टेम्परेचर मिल रहा होता है, तो हमारी बॉडी इंटरनली टेम्परेचर को ही बैलेंस करने की क्या कर रही होती? कोशिश कर रही होती है। सो इस चक्कर में होम्योस्टेसिस की क्लासिफिकेशन की गई है। उस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पार्ट है ऑस्मोरेगुलेशन। What is osmoregulation? Actively adjust the amount of salt and minerals। जब आप अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट, मिनरल्स, वाटर वगैरह की कॉन्सेंट्रेशन को और सल्यूट वगैरह की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और ऑस्मोरेगुलेशन में जो सबसे बड़ा रोल परफॉर्म कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है? किडनी कर रही होती है। किडनी क्या करती है जी? यूरिनेशन होती है, उस यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से जो एक्सेस वाटर है वो रिलीज कर दिया जाता है, जो एक्सेस सॉल्ट है वो रिलीज कर दिए जाते हैं। अब देखिए यूरिन जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है। जब वो डाइल्यूट होगा तो वो मैक्सिमम वाटर लेके जा रहा है, इसका मतलब बॉडी वाटर को बैलेंस कर रही है, एक्सेस को रिलीज कर रही है। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो मैक्सिमम सॉल्ट लेके जा रहा है, इसका मतलब बॉडी सॉल्ट को बैलेंस कर रही है और मैक्सिमम सॉल्ट को बॉडी से क्या करवाया जा रहा है? बाहर रिमूव करवाया जा रहा है। तो इस केस में किडनी हमारी हेल्प कर रही है वाटर को और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करने में? बैलेंस करने में। काफी हद तक स्किन भी हेल्प करती है हमारी, आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन मेजर रोल जो हमारा होता है वो किसका होता है? किडनी का होता है। अब यहां पे जो मेन ऑस्मोरेगुलेटरी रोल हुआ वो किसका हुआ? किडनी का हुआ। एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट यानी नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट को जब आप बॉडी से रिमूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी बात याद रखिएगा, मैंने एक्सक्रीशन का वर्ड बोला है, एक वर्ड होता है इजेशन। इजेशन में भी हम यही कहते हैं रिमूवल ऑफ द वेस्ट, लेकिन याद रखिएगा वो वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दोनों तरफ जो है वो वेस्ट ही है, लेकिन यहां पे मेटाबॉलिक वेस्ट होता है और वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है। यानी अगर आपकी बॉडी में फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो बॉडी से रिमूव हो रहा है, तो वो इजेशन होता है, उसे आप एक्सक्रीशन नहीं कह सकते।
और उसमें रोल जो होता है वो एनस का होता है। और जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, यानी मेटाबॉलिज्म से कोई चीज बनी वो बॉडी के लिए वेस्ट है और उसको बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक्सक्रीशन होगा और उसका ताल्लुक जो है वो हमारे पास किडनी से रिलेट होता है, यूरिन की फॉर्म में उसे रिलीज किया जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए व्हाट इज एक्सक्रीशन, व्हाट इज ईजेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड ईजेशन। तो मैंने दोनों आपको क्लियर कर दिए। तो एक्सक्रीशन में भी किडनी का रोल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का ही पार्ट है कि जब चीज एक्सेस हो जाएगी उसे बॉडी से क्या करवा दिया जाएगा, रिमूव करवा दिया जाएगा। जो तीसरा पार्ट बनता है वो है थर्मोरेगुलेशन। अब थर्मोरेगुलेशन क्या है? टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेटेबल रेंज। तो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को इस तरह बैलेंस किया जाए कि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, आसानी के साथ बियर कर सके। बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना हो जाए, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर ना हो जाए जिसकी वजह से एंजाइम्स को अफेक्ट हो, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट हो। तो टेम्परेचर को बॉडी के अंदर बैलेंस करना क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है वो करती है जी हमारी स्किन। स्किन का मेन रोल होता है टेम्परेचर को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। अगर आपने देखा हो कि सर्दियों में जब बहुत ज्यादा जो है वो क्या होती है, सर्दी होती है, तो आपकी स्वेटिंग स्टॉप कर दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में से टेम्परेचर रिलीज ना हो और वो बाहर वाले लो टेम्परेचर को क्या करे जी, कंपीट करने में हेल्प करे। और इसी से बरअक्स जब आप देखते हैं गर्मियों के अंदर टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होता है, तो उस वक्त स्वेटिंग को ऑन कर दिया जाता है, बॉडी से मैक्सिमम जो है वो हीट को रिलीज किया जाता है बाय स्वेटिंग, ताकि आपकी बॉडी को क्या मिले, कूलिंग इफेक्ट मिले। तो उस वक्त जो है वो स्किन हमारा थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो इस तरह थर्मोरेगुलेशन में स्किन का बड़ा अहम रोल है। ये तीनों क्लासिफिकेशन में आते हैं होम्योस्टेसिस की। तो हमारी बॉडी ऑस्मोरेगुलेशन करेगी, एक्सक्रीशन करेगी, थर्मोरेगुलेशन करेगी, और दीज आर द पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? मैंने कहा हमारी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस करेगी, मैनेज करेगी। तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो हमारी बॉडी को बता रही होगी कि यार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करें, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाएं ताकि बाहर वाले को फेस करें। कोई चीज तो ऐसी जो आपको बता रही है भाई सल्यूट आपकी बॉडी में कम हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, पानी की कमी है, प्यास के जरिए पानी को रिसीव करो, फूड कम हो गया, बाहर से फूड को रिसीव करो। कोई ना कोई चीज ऐसी है, कोई ना कोई सिस्टम ऐसा है जो उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो बॉडी के अंदर वो जो सिस्टम होता है उसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये मैकेनिज्म क्या करता है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये प्रॉपर चेक करता है कौन सी चीज कम है, कितनी कम है, कितनी चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, कितना उसे बॉडी से रिमूव करवाना है, उसके मुताबिक फिर उसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अब दो तरह का हो सकता है ये फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करूं तो इन विच द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इज इंक्रीज, यानी कि ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें डायरेक्ट रिलेशन होगा, किसी एक चीज को बढ़ा दिया जाएगा, किसी एक चीज को इंक्रीज कर दिया जाएगा, किसी एक चीज के एक्शन की, प्रोडक्शन की जो है वो क्या कर दी जाएगी, इंक्रीमेंट लगा दी जाएगी। मिसाल के तौर पे सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट। देखिए जी, बच्चा जब पैदा होता है तो वो मेमोरी ग्लैंड से, निप्पल से क्या करता है, मिल्क सक करता है। जितना ज्यादा वो सक्शन करेगा उतनी ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो चाहे कीजिए एक एक्शन की बिहाफ पे दूसरे एक्शन को भी क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो एक प्रोसेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो वो जितना सक करता है उसके मुताबिक उतना ज्यादा पैदा करवा दिया जाता है। तो चेक कीजिए एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम मेंटेन है। जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो सक नहीं करेगा, तो मिल्क की प्रोडक्शन को भी क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। तो पॉजिटिव के साथ साथ एक है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक। ऊपर वाले से बिल्कुल इनवर्स चले जाइए। ऊपर आपने कहा प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो यहां तो प्रोडक्शन को क्या करेंगे, डिक्रीज यहां कर दी जाएगी, स्टॉप कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे अबंडेंस वाटर कॉज मैक्सिमम यूरिनेशन। तो देखिए ना, आपकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो गया। जब पानी जब बहुत ज्यादा होगा तो बॉडी मस्ट रिक्वायर टू रिमूव इट, बॉडी उसको रिलीज करेगी। उतनी ज्यादा यूरिनेशन करा के पानी को कम कर दिया जाएगा। तो एक चीज के ज्यादा होने पर चेक कीजिएगा, यूरिनेशन मैक्सिमम करके पानी की अमाउंट को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन हो गया। किसी एक चीज की बिहाफ पे दूसरी चीज को कम किया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है।
मिनिमाइज किया जा रहा है, इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। हमारी बॉडी में थर्मोरेगुलेशन जो होती है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। हमारी बॉडी में ज्यादातर जो हो रहे होते हैं रिएक्शंस या ज्यादातर जो मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे चल रहे होते हैं। आइए जी, बात हुई कि ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी पे क्या कर रहे हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो मैंने कहा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। अब स्टूडेंट उनके ऊपर भी कोई ना कोई चीज होगी जो उनको कंट्रोल कर रही है। मैंने कहा बॉडी में सल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर को चेक करना है और बॉडी के मुताबिक उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कोई ना कोई सिस्टम वहां पे भी होगा जो चेक कर रहा है कि कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज कम है। वो जो होल्ड किए हुए है फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी का कंट्रोल सिस्टम। अब बॉडी का कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है टू कंट्रोल एंड मैनेज, ये जिम्मेदार है ताकि प्रॉपर तरीके से उस फीडबैक मैकेनिज्म को क्या करे, रन करे। अब इसके कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है जी हमारे पास रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर कहते हैं विच डिटेक्ट चेंज। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में आए या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आए, उस चेंज को फौरन तौर पे डिटेक्ट करना ताकि बॉडी उसके मुताबिक अपने आप को क्या करे, मैनेज करे। ये काम किसका होता है जी, रिसेप्टर का होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ गया, चेंज। सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी टेम्परेचर में चेंज आ गया, तो फौरन आपके स्किन के सेल उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। तो इस तरह जो स्किन के सेल है वो आपके पास किस में आएंगे, रिसेप्टर में आएंगे। तो रिसेप्टर बेसिकली सेल हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, जो कि चेंज को क्या कर रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है। अगर मैं इंटरनल एनवायरनमेंट में चल जाऊं, सपोज कीजिए आपकी बॉडी में सल्यूट की, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो बॉडी के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा जो फौरन क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। हंगर पेन आपने सुना था, जब भूख लग जाती है आपको, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज को डिटेक्ट किया गया, तो वहां पे चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा, डेफिनेटली बॉडी के इंटरनल रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, जो चेंज को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटर, देखिए जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आया वो फॉरन किसको सेंड किया जाएगा, कोऑर्डिनेटर को। तो कोऑर्डिनेटर क्या करता है, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को जो कि कहां से आ रही है, रिसेप्टर से आ रही है, उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करके उसके मुताबिक उस पर क्या करता है, कोई रिस्पॉन्स देता है, ऑर्डर देता है। सपोज कीजिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है जी टेम्परेचर हाई है, तो बॉडी ने उसके मुताबिक टेम्परेचर क्या करना है जी, डिक्रीज करना है। तो स्वेटिंग को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेटर करवाएगा। सपोज कीजिए मैं कहता हूं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो डिटेक्ट किया जाएगा और बॉडी को ऑर्डर किया जाएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर जनरेट किया जाए और उसे कंजर्व किया जाए ताकि बाहर वाले लो टेम्परेचर को क्या कर सको, कंपीट कर सको। अब ये वाला जो ऑर्डर बॉडी के अंदर जनरेट करवाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद करवाएगा, वो कौन करवाएगा, कोऑर्डिनेटर। डेफिनेटली कोऑर्डिनेटर हमारे केस में आपने पढ़ा होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो वो इसी में आती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में आएंगे तब वहां पे कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, तब जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेटर का काम आपको समझ आ गया। द नेक्स्ट वन इज अफेक्टर। अब अफेक्टर क्या है, गिव रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग ऑर्डर। जैसे मसल्स हो गए, जैसे स्किन हो गई, जैसे और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, जैसे ये कोऑर्डिनेटर से रिसीव करेंगे ऑर्डर तो फौरन उसके ऊपर क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा स्वेटिंग ऑन हो जाएगी, तो वो जो करवाएगा, वो जो होल्ड कर रहा है वो कोऑर्डिनेटर है, और जो उसको अफेक्ट करवा रहा है, जो उसको जो है वो ऑन कर रहा है, वो हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेटर है। लेकिन जो परफॉर्म करेगा वो हमारे पास क्या होगा, अफेक्टर होगा। ये जी एक एग्जाम्पल लीजिए, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको चेंज दिखाया गया और बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है जी। ये डायग्राम आपकी बुक से ही ली गई है और ये मैंने शो किया है एक ऑर्गेनिज्म। ये इसके अंदर मैंने 2 सेल दिखाए हैं, अब मल्टीपल सेल समझ लीजिए और समझ लीजिए ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सेल्स की सराउंडिंग में ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है जो कि इसका एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और ये जो बाहर वाला एयर वगैरह है ये पूरा इसकी बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। मैंने कहा चेंज आया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जैसे ही चेंज बॉडी में एंटर होगा तो चेक कीजिए इसका कंट्रोलिंग सिस्टम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा एक नैरो रेंज के ऊपर। यानी उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा चेंज आने पर बॉडी ने एक थोड़ा सा नैरो रेंज चेंज किया, बहुत बड़ा चेंज नहीं किया, चेंज उसने किया लेकिन आप एरो देख लीजिए, एक नैरो रेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया। और जैसे ही ये चेंज सेलुलर लेवल पे जाएगा,
क्योंकि अभी तो मैंने कहा मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो यहाँ जो चेंज था वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जैसे ही अंदर आया तो सेल्स के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो नैरो रेंज हो गया, लेकिन जैसे ही वो सेल के अंदर जाएगा यानी इंट्रा सेलुलर लेवल पे जाएगा तो इंट्रा सेलुलर लेवल का जो अपना कंट्रोल सिस्टम है वो इसको मजीद एक्सट्रीमली नैरो कर देगा, बहुत ही ज्यादा कम चेंज पे ले आएगा, ताकि बहुत ज्यादा चेंज ना आए। बहुत ज्यादा चेंज ना आए तो बॉडी के अंदर और सेल्स के अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं वो अच्छे तरीके से क्या होती रहे, परफॉर्म होते रहे। तो स्टूडेंट आज यहां तक जो हमने क्लियर किया, ये आपके फर्स्ट 2 पेजेस जो थे वो बुक के वो हमने कंप्लीट किए। पहला लेक्चर आपका कंप्लीट किया, होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए जो है वो कंटेंट आपको क्लियर करते जाएंगे और साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए है और कौन सी चीज़ सब्जेक्टिव के लिए है। आज का जो कंटेंट था, आज का जो लेक्चर था, ये सारे का सारा जो था वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, इसमें कोई प्रॉपर सब्जेक्टिव नहीं थी। शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं और MCQs निकल सकते हैं। तो यहाँ तक जो था वो कंटेंट कंप्लीट हुआ फर्स्ट लेक्चर का। नए लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।